मित्रों, आज हम भारत का इतिहास एक ही क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए यह आज की क्लास सबसे खास होने वाली है। अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई। सिंधु सभ्यता का काल लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विकसित नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक मानी जाती है। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन अत्यंत विकसित था। सड़कों का निर्माण ग्रिड पद्धति पर किया गया था। घर प्राय पक्की ईंटों से बने होते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग सर्वाधिक सिंधु सभ्यता में हुआ। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार धार्मिक अनुष्ठानों हेतु प्रयुक्त होता था। हड़प्पा से अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल गुजरात में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। लोथल से गोदीबाड़ा जिसे डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। बनावली हरियाणा में स्थित है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। धोलावीरा के जल प्रबंधन के उत्कृष्ट प्रमाण मिले हैं। यानी कि धोलावीरा में मिले हैं जल प्रबंधन के उत्कृष्ट प्रमाण। चुनंदड़ो मनका निर्माण का प्रमुख केंद्र था। सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार में उन्नत थे। मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। सिंधु सभ्यता में गेहूं और जौ मुख्य फसलें थीं। कपास की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण सिंधु सभ्यता से मिलता है। बैल, भैंस, कुत्ता और हाथी पालतू पशु थे। घोड़े के प्रमाण अत्यंत सीमित मिले हैं। मातृदेवी की पूजा प्रचलित थी। पशुपति शिव जैसी मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पीपल वृक्ष की पूजा की जाती थी। अग्नि वेदिका के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली हुई। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। सभ्यता का पतन धीरे धीरे हुआ माना जाता है। सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक काल। द्वितीय भाग भारतीय इतिहास का।
आर्यों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,552 मंत्र है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र माने जाते हैं। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था। अनेक कुलों से ग्राम बनता था। ग्राम का प्रधान ब्राह्मणी कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति प्रमुख संस्थाएं थी। समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। राजा का चुनाव जनता द्वारा किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में कर व्यवस्था विकसित नहीं थी। गाय को संपत्ति का प्रमुख आधार माना जाता था। युद्ध को गविष्ट कहा जाता था, जो गाय के लिए होता था। आर्यों का प्रिय पेय सोमरस था। ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। अग्नि देवता का दूसरा स्थान था। वरुण को जल का देवता माना गया। सूर्य देवता को सविता भी कहा गया। उषा को प्रातः काल की देवी कहा गया। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक आर्य पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ऋग्वेद में दाश राज युद्ध का वर्णन मिलता है। दाश राज युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ। परुष्णी नदी का वर्तमान नाम रावी है। राजा सुदास दास राज युद्ध का नायक था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ा। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। लोहे को शाम अयस कहा गया। यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित है। सामवेद संगीत का प्राचीन ग्रंथ है। अथर्ववेद में जादू टोना एवं औषधियों का वर्णन है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। कंठोपनिषद में नचिकेता की कथा है। छांदोग्य उपनिषद में सत्य काम जाबाल का वर्णन है। ऐत्रेय एवं कौशितकी ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। पंचविंश ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। गौतम ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों की व्याख्या करते हैं। आरण्यक ग्रंथों की रचना वनों में हुई। उपनिषद दर्शन के ग्रंथ हैं। वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। परीक्षा में बार बार जो पूछे जाते हैं वो तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, संगीत का वेद सामवेद, यज्ञों का वेद यजुर्वेद, जादू टोनों का वेद अथर्ववेद, पुरंदर, इंद्र, दाशराज युद्ध का नायक सुदास, समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया, लोहे का उल्लेख शाम अयस,
भाग 3 भारतीय इतिहास का महाजनपद जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। महाजनपद ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार को श्रोणिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने पाटलिग्राम की स्थापना की। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। महात्मा बुद्ध के समय मगध का शासक बिंबिसार था। अंग की राजधानी चंपा थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। वत्स की राजधानी कौशांबी थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वज्जी एक गणतंत्रीय राज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ का प्रमुख गण था। वैशाली वज्जी संघ की राजधानी थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ। महावीर के पिता सिद्धार्थ थे। महावीर की माता त्रिशला थी। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग किया। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर को कैवल्य ज्ञान द्रिम्बिक ग्राम में प्राप्त हुआ। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर ने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसा है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि पर बल दिया गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है। जैन धर्म के 5 महावृत्त है। दिगंबर संप्रदाय में साधु वस्त्र नहीं पहनते। दिशाओं को ही वे अपना वस्त्र मानते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के साधु श्वेत वस्त्र पहनते हैं। जैन धर्म का प्रमुख प्रतीक स्वास्तविक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। बुद्ध की माता महामाया थी। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ शाक्य कुल से थे। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त
प्राप्ति बोध गया में हुई। बोधि वृक्ष पीपल का वृक्ष था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए: दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा 4 आर्य सत्य है। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का प्रमुख मार्ग है। बुद्ध ने संघ की स्थापना की। बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासक अशोक था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय शासक कनिष्क था। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय थे, हीनयान और महायान है। इस टॉपिक के अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय में जिसका उल्लेख है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने गए हैं जैन धर्म के। 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के महावीर जी का निर्माण पावापुरी में हुआ। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई। बुद्ध को प्रथम उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिया और महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का कुशीनगर में हुआ। भारतीय इतिहास का भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में हुई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक गुरु चाणक्य था। चाणक्य को कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त ने नंद वंश का अंत किया। अंतिम नंद शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने पराजित किया। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच संधि हुई। संधि के बाद मेगस्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा गया। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी। इंडिका मौर्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण जानकारी देती है। चंद्रगुप्त ने जीवन के अंत में जैन धर्म अपनाया। चंद्रगुप्त ने श्रवणबेलगोला में संलेखना द्वारा अपने प्राण त्यागे। चंद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार मगध का शासक बना। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा। अमित्रोचेटस यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को कहा। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक यूनानी दूत आया। बिंदुसार ने साम्राज्य का विस्तार दक्षिणी भारत तक किया। बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक मगध का शासक बना, जो मौर्य वंश का महानतम शासक था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक
273 ईसा पूर्व में शासक बना। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कलिंग युद्ध था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग वर्तमान ओडिशा में स्थित था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति अपनाई। अशोक को देवनाम प्रिय कहा गया है। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा गया है। ये उसकी उपाधियाँ हैं, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जो अशोक के अभिलेख हैं वह खरोष्टी लिपि में पाए गए या खरोष्टी लिपि का उन अभिलेखों में प्रयोग हुआ। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के शिलालेख भारत के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। अशोक ने पशु बलि का विरोध किया। अशोक ने प्रजा के कल्याण पर बल दिया। अशोक ने अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया। सारनाथ का सिंह स्तंभ अशोक द्वारा निर्मित है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक में 4 सिंह हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते अंकित है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा। अशोक की पुत्री संघमित्रा भी श्रीलंका गई बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल में हुई। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की। अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। मौर्य प्रशासन। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन की जानकारी देता है। मौर्य प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन की जानकारी देता है। मौर्य प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था। साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों का शासन कुमार या आर्य पुत्र करते थे। शासन प्रशासन की सबसे छोटी ग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई था। कर राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था विकसित थी। इस टॉपिक से मौर्य काल से जो महत्वपूर्ण प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न आया। चाणक्य। चाणक्य नाम भी पूछ लेते हैं। विष्णुगुप्त, कौटिल्य। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के समय आया था। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया। अशोकीय अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप
राष्ट्रपति चिन्ह कहाँ से लिया गया? सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया, अशोक स्तंभ से। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। नंद वंश का अंत किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब मित्रघात किसे कहते हैं? बिंदुसार को। देवनाम प्रिय कौन और प्रियदर्शी उपाधियाँ किसकी थी? अशोक की। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध। उससे पहले कौन सा धर्म का अनुयायी था? शैव। प्रतिबोध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई? पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी। राष्ट्रपति सारनाथ सिंह स्तंभ। भारतीय इतिहास के भाग 5 में हम पढ़ेंगे उत्तर मौर्य काल, शंगु वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश व गुप्त साम्राज्य के बारे में। सबसे पहले उत्तर मौर्य काल। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शंगु ने की। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। सबसे पहले क्षेत्रीय राजवंशों में शुंग वंश अस्तित्व में आया। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुई। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। पतंजलि पुष्यमित्र का समकालीन था। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। शंगु काल में सांची स्तूप का विस्तार हुआ। शुंगों के बाद कण्व वंश का उदय हुआ। कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश दक्षिणी भारत का प्रमुख राजवंश बना। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। यह प्रश्न कितनी बार आया? सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान का वर्तमान नाम पैठन है। सातवाहनों को आंध्र भी कहा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे प्रसिद्ध सातवाहन शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासकों को पराजित किया। गौतमी पुत्र की उपलब्धियों का वर्णन नासिक अभिलेख में मिलता है। नासिक अभिलेख उसकी माता गौतमी बलश्री ने लिखवाया। सातवाहन काल में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास हुआ। सातवाहन काल में सीसा के सिक्कों का प्रचलन था। सातवाहन वंश के बाद कुषाण वंश। कुषाण वंश मध्य एशिया से आए थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। विम कटफिसेस कुषाण वंश का महत्वपूर्ण शासक था। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर का वर्तमान नाम पेशावर है।
कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के काल में हुई। इम्पोर्टेंट है। चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की। महायान कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किसने किया? कनिष्क ने। कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर थी। फिरोजपुर का वर्तमान नाम पेशावर है। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के काल में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की। महायान बौद्ध धर्म को कनिष्क का संरक्षण मिला। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष थे। इम्पोर्टेंट, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। प्रश्न आएगा, बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अश्वघोष ने। कुषाण काल में गांधार कला का विकास हुआ। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गांधार कला का विकास कौन से वंश के शासनकाल में हुआ? कुषाण काल। गांधार कला पर यूनानी प्रभाव था। मथुरा कला का विकास भी कुषाण काल में हुआ। कुषाण काल के बाद आता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया। कुमार देवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। समुद्रगुप्त वंश का महान विजेता था। समुद्रगुप्त को महान विजेता होने के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ पर अंकित है। समुद्रगुप्त वीणा वादन में निपुण था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों को पराजित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को गुप्त स्वर्ण युग कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। फाहियान ने भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन किया। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। स्कंदगुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से भी आता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कौन सा काल कहलाता है? गुप्त काल। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष हुआ। कालिदास गुप्त काल के महान साहित्यकार थे। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी लिखी। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली के विकास में योगदान दिया। वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध विद्वान थे। गुप्त काल में अजंता चित्रकला का विकास हुआ। परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न।
शुंग वंश संस्थापक पुष्यमित्र संगु, सातवाहन महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी, शक संवत 78 ईस्वी। कुषाण महान शासक कुषाण वंश का कनिष्क, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिशयन, विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चीनी यात्री फाहियान, गुप्त काल और भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। भारतीय इतिहास के भाग 6 में हर्षवर्धन, राजपूत काल और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हर्षवर्धन, जो मध्यकालीन भारत का प्रमुख शासक हुआ। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्ष की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन थे। हर्ष के भाई राजवर्धन थे। हर्ष की बहन राजश्री थी। हर्ष ने उत्तर भारत के बड़े भाग को एकीकृत किया। हर्ष बौद्ध धर्म का संरक्षक था। हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग में महादान करता था। चीनी यात्री वैन सांग हर्ष के दरबार में भारत आया। हैन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हैन सांग ने सी यू की रचना की। अनेक बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि सी यू की रचना किसने की, तो वैन सांग चीनी यात्री। हर्ष ने नागानंद लिखा। हर्ष ने रत्नावली लिखी। हर्ष ने प्रियदर्शिका लिखी। तो हर्ष भी एक महान लेखक थे। इन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की। हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। हर्ष के बाद उत्तर भारत में पुनः राजनीतिक विखंडन हुआ और राजनीतिक विखंडन होने से राजपूत काल का प्रारंभ हुआ। हर्ष के बाद राजपूत शक्तियों का उदय हुआ। राजपूतों के 4 प्रमुख वंश माने जाते हैं: प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी प्रमुख राजपूत वंश थे। गुजर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था। परमार वंश की राजधानी धार थी। प्रश्न आता है बहुत सारी बार। राजा भोज परमार वंश का प्रसिद्ध शासक था। राजा भोज विद्या और कला का संरक्षक था। चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी। चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहा जाता था। सोलंकी वंश की राजधानी अहिलवाड़ा थी। राजपूत काल में सामंतवादी व्यवस्था प्रचलित थी। राजपूत शासक वीरता और स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध थे। राजपूत काल में मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ। खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। अरब आक्रमण। राजपूत काल के समय अरब आक्रमण हुए। भारत पर पहला अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की। सिंध का शासक उस समय दाहिर था। दाहिर अरब आक्रमण में पराजित हुआ। अरबों का प्रभाव मुख्यतः सिंध तक सीमित रहा। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद का पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ।
मोहम्मद का सबसे प्रसिद्ध शासक या प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था। सोमनाथ पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद का उद्देश्य धन लूटना था। मोहम्मद ने भारत में स्थायी राज्य स्थापित नहीं किया। मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव रखी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। द्वितीय तराइन युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली का मार्ग खुल गया। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर युद्ध में जयचंद पराजित हुआ। मोहम्मद गोरी का प्रमुख सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। परीक्षा के लिए सुपरफास्ट रिवीजन, यहाँ से ये जो सुपरफास्ट रिवीजन में जो टॉपिक आ रहे हैं ये परीक्षा में अनेक बार पूछे गए हैं। पुष्यभूति वंश का महान शासक कौन था? हर्षवर्धन। हैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन। सियुकी का लेखक कौन था? हैनसांग। रायपिथोरा के नाम से कौन जाना जाता था? पृथ्वीराज चौहान। भारत पर पहला अरब आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में। सिंध का विजेता किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। सोमनाथ आक्रमण किसके ने किया? मोहम्मद गजनवी ने। प्रथम तराइन युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। द्वितीय तराइन युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। मुस्लिम सत्ता की नींव मोहम्मद गोरी ने रखी। महत्वपूर्ण वर्ष 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का राज्यारोहण हुआ। 712 ईस्वी में अरब आक्रमण हुआ। 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण हुआ। 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण हुआ। 1191 में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और 1192 ईस्वी में द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। मोहम्मद गोरी जीत गया था इसमें। भारतीय इतिहास में भाग 7 पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का जो वंश था वह था गुलाम वंश। 1206 से 1290 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान पोलो चलते समय हुई। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने 40 दल तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किया। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जितल चलाया। इल्तुतमिश को खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। ये इम्पोर्टेंट है 1236। रजिया ने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया। बलबन गुलाम वंश का शक्तिशाली शासक था। बलबन ने रक्त और लौह नीति अपनाई। इम्पोर्टेंट। बलबन ने सिजदा और पायबोस प्रथा शुरू की। इम्पोर्टेंट। बलबन ने राजसत्ता को देवी अधिकार बताया। इम्पोर्टेंट। खिलजी वंश
सल्तनत काल का दूसरा राजवंश खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की। इम्पोर्टेंट, अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था शुरू की। अलाउद्दीन ने स्थायी सेना रखी। घोड़ों को दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन ने शुरू की। सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी उसी ने शुरू की। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमणों को रोका। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर थे। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में विजय अभियान चलाया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया। खिलजी वंश के बाद सल्तनत काल का तीसरा राजवंश आता है तुगलक वंश, जो 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी योजनाओं के लिए प्रसिद्ध था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। उसने सांकेतिक मुद्रा जारी की। उसकी योजनाएं अधिकांशतः असफल रही। उसे विरोधाभास का मिश्रण कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने अनेक नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह ने फिरोजाबाद नगर बसाया। फिरोज शाह ने जजिया कर को कठोरता से लागू किया। उसने कई अशोक स्तंभों को दिल्ली लाकर स्थापित किया। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ। इम्पोर्टेंट, याद रखना इसको। तैमूर के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गई। चौथा राजवंश आता है सैयद वंश। 1414 से 1451 ईस्वी तक ये सैयद वंश दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में रहा। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। सैयद वंश तैमूर के प्रतिनिधियों द्वारा स्थापित हुआ। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे कमज़ोर वंश माना जाता है। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। अगला राजवंश आता है दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश, जो 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की। सिकंदर लोधी विद्या और साहित्य का संरक्षक था। इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी 1526 ईस्वी में पराजित हुआ। महत्वपूर्ण युद्ध जो अधिकांशतः परीक्षा में पूछे जाते हैं, अनेकों बार पूछे गए महत्वपूर्ण युद्ध जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। इस युद्ध के बाद भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। परीक्षा के लिए यहाँ सुपर फास्ट रिवीजन में जो प्रश्न आ रहे हैं वो अनेकों बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लाल बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता था। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। पहली महिला सुल्तान दिल्ली सल्तनत की रजिया। रक्त एवं लौह की नीति किसने लागू की? बलबन ने। बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। राजधानी परिवर्तन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगरा का संस्थापक इम्पोर्टेंट सिकंदर लोधी। प्रथम पानीपत युद्ध 1526 ईस्वी में। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। महत्वपूर्ण वर्ष
1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 1236 में रजिया सुल्तान दिल्ली वंश की सुल्तान बनी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना और 1351 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर तैमूर का आक्रमण हुआ। 1451 ईस्वी में लोधी वंश का शासन रहा और 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया और बाबर की विजय। भारत के प्राचीन काल के इतिहास में भाग 8 में अपन मुग़ल साम्राज्य पढ़ेंगे और समझेंगे। बाबर से औरंगजेब तक। बाबर मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक। 1526 से 1530 तक इसने शासन किया। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर फरगना का शासक था। बाबर तैमूर और चंगेज़ खां का वंशज था। पानीपत युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। पानीपत युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। बाबर ने भारत में तोपखाने का प्रयोग किया। बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी लिखी। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई। बाबर के बाद उसका पुत्र मुग़ल साम्राज्य का शासक बना हुमायूं, जो 2 बार मुग़ल साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन हुआ। 1530 से 1540 उसका शासनकाल था पहली बार, और दूसरी बार उसका शासनकाल था 1555 से 1556। हुमायूं बाबर का पुत्र था। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ। हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा। हुमायूं ने फारस के शासक से सहायता प्राप्त की। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अधिकार किया। हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने पर हुई। शेर शाह सूरी मुग़ल साम्राज्य के बीच में दिल्ली पर सूरवंश का शासन स्थापित किया। शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खां था। शेर शाह ने सूरवंश की स्थापना की। शेर शाह का शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी था। शेर शाह ने रुपया सिक्का चलाया, जो आज भी चल रहा है। शेर शाह ने सड़क व्यवस्था विकसित की। ग्रांड ट्रंक रोड का विकास शेर शाह ने करवाया। शेर शाह को प्रशासनिक सुधारों के लिए आज भी जाना जाता है। शेर शाह की समाधि सासाराम, बिहार में स्थित है। मुग़ल साम्राज्य का अगला शासक हुमायूं का पुत्र अकबर, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी रहा। अकबर हुमायूं का पुत्र था। अकबर 1556 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। द्वितीय पानीपत युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ, जिसमें हेमू पराजित हुआ। अकबर की ओर से बैराम खान ने नेतृत्व किया था इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ। बैराम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया।
दीन-ए-इलाही 1582 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। अकबर की राजपूत नीति सफल रही। अकबर ने आमेर की राजकुमारी से विवाह किया। अकबर के दरबार में नवरत्न थे। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया, जो आगरा में के निकट स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अकबर को महान कहा जाता है। अकबर की मृत्यु के पश्चात मुग़ल साम्राज्य का जो बादशाह बना, शासक बना, जहांगीर, और उसका शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। अंग्रेज दूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर ने तुझुके जहांगीरी लिखी। जहांगीर के पश्चात उसका पुत्र शाहजहां मुग़ल बादशाह बना। मुग़ल साम्राज्य का शासनकाल 1628 से 1658 रहा। शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। शाहजहां के काल को मुग़ल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। ताजमहल मुमताज महल की स्मृति में बनवाया गया। लाल किला शाहजहां ने बनवाया। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने शाहजहानाबाद नगर बसाया। शाहजहां के शासनकाल को वैभव का युग कहा जाता है। शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगजेब शासक बना दिल्ली मुग़ल साम्राज्य का 1658 से 1707 इसका शासनकाल रहा। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब ने अपने भाइयों को हराकर सत्ता प्राप्त की। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया। औरंगजेब सुन्नी मत का कट्टर अनुयायी था। औरंगजेब के समय मुग़ल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में लंबे अभियान चलाए। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। उसकी कब्र खुलदाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। इस टॉपिक से महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए तथ्य: मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कितनी बार परीक्षा में पूछा गया? बाबर। प्रथम पानीपत युद्ध कब हुआ? 1526 में। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527 में। डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। दीन-ए-इलाही धर्म का संस्थापक कौन था? अकबर। नवरत्न किसके दरबार में हुआ करते थे? अकबर के। न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। जजिया पुनः किसने लागू किया था? औरंगजेब ने। मुग़ल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार कौन से शासक के समय हुआ? औरंगजेब के। महत्वपूर्ण वर्ष जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं: 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 1527 खानवा का युद्ध हुआ। 1556 द्वितीय पानीपत युद्ध हुआ। 1582 दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की। 1605 जहांगीर शासक बना। 1628 शाहजहां शासक बना, बादशाह बना। 1658 औरंगजेब बादशाह बना और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो। भारत के इतिहास के भाग 9 में मराठा साम्राज्य, यूरोपीय कंपनियां एवं ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य
मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में हुआ। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले थे। शिवाजी की माता जीजाबाई थी। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी बनाया। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी ने अष्टप्रधान परिषद की स्थापना की। पेशवा अष्टप्रधान परिषद का प्रमुख मंत्री था। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई। अफजल खां की हत्या शिवाजी ने की। शिवाजी का निधन 1680 ईस्वी में हुआ। शिवाजी के बाद संभाजी शासक बने। बालाजी विश्वनाथ प्रथम शक्तिशाली पेशवा था। बाजीराव प्रथम सबसे प्रसिद्ध पेशवा था। बाजीराव प्रथम ने मराठा शक्ति का विस्तार किया। मराठों की राजधानी पूना थी। 1761 ईस्वी में तृतीय पानीपत युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। मराठे पराजित हुए इस युद्ध में। भारत में यूरोपीय कंपनियां। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। कालीकट का शासक जमोरिन था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। अल्मेडा ने नीले पानी की नीति अपनाई। ये प्रश्न कितनी ही बार पूछा जाता है, नीले पानी की नीति किसने अपनाई? तो अल्मेडा ने। कहाँ का गवर्नर था? ये पुर्तगाल का। अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता अंग्रेज़ों के प्रमुख केंद्र थे। बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुई। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। प्लासी युद्ध अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत माना जाता है। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर युद्ध में अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त की। बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की स्थिति मजबूत हुई। 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी मिल गई। इम्पोर्टेंट प्रश्न, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी कब मिली? 1765। गवर्नर एवं गवर्नर जनरल। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली लागू की। लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा समाप्त की। सती प्रथा 1829 ईस्वी में समाप्त हुई। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति लागू की।
डलहौजी के समय पहली रेल चली। भारत में पहली रेल 1853 में चली। पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली। भारत में पहली टेलीग्राफ सेवा डलहौजी के समय शुरू हुई। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 की क्रांति मेरठ में से शुरू हुई। मेरठ उत्तर प्रदेश। क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ। मंगल पांडे को क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया क्रांति का। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया क्रांति का। क्रांति का झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। बिहार में नेतृत्व प्रदान किया कुंवर सिंह ने। 1858 ईस्वी में क्रांति समाप्त हुई। 1858 ईस्वी में कंपनी शासन समाप्त हुआ। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी महाराज। गुरिल्ला युद्ध पद्धति किसने अपनाई? शिवाजी महाराज ने। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे वास्को डी गामा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। स्थायी बंदोबस्त लागू किया कॉर्नवालिस ने। सती प्रथा समाप्त की विलियम बेंटिक ने। विलय नीति किसने लागू की? डलहौजी ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को। भारतीय इतिहास के भाग 10 में पढ़ेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जो 1885 से 1947 हमारे देश की आज़ादी तक चला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ। कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। गरम दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक थे। तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुसलमानों के हितों की रक्षा करना था। होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया। इसका उद्देश्य स्वशासन प्राप्त करना था। गांधी युग। महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ।
चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपनाया। रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। हत्याकांड का आदेश जनरल डायर ने। इस घटना से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्ण विरोध था। चौरी चौरा घटना 1922 ईस्वी में हुई। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। पूरे देश में साइमन गो बैक का नारा लगा। लाला लाजपत राय साइमन विरोध में घायल हुए। बाद में लाला लाजपत राय का निधन हो गया। पूर्ण स्वराज। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई। दांडी यात्रा साबरमती से दांडी तक हुई। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ। पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932 में हुआ। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। यह आंदोलन मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से शुरू हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का अंतिम जन आंदोलन था। आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई। स्वतंत्रता एवं विभाजन। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। भारत का विभाजन 1947 में हुआ। पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में बना। सुपरफास्ट डिवीज़न। कांग्रेस की स्थापना 1885 में। प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के WC बनर्जी। बंगाल का विभाजन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। जलियांवाला बाग 1919। असहयोग आंदोलन 1920। साइमन कमीशन 1928। पूर्ण स्वराज 1929।
दांडी यात्रा 1930, पूना फैक्ट 1932, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता मिली भारत को 15 अगस्त 1947 को। भारतीय इतिहास के भाग 11 में भारतीय संविधान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का इतिहास पढ़ेंगे और समझेंगे। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान की प्रस्तावनाओं को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान में प्रारंभ में 22 भाग थे। संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे। संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान का स्रोत अनेक देशों के संविधान हैं। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राज्य नीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है नागरिकों को। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 समान अवसर का अधिकार नागरिकों को देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को देता है। अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को देता है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 बाल शिक्षा। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। अनुच्छेद 80 राज्यसभा। अनुच्छेद 81 लोकसभा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 वार्षिक बजट। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग जिसे कहते हैं 148। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 343 राज्य भाषा हिंदी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। मौलिक अधिकार। संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है।
अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय कहा है। मूल कर्तव्य घनियाली संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य 1976 में जोड़े गए। मूल कर्तव्य सन 1976 में जोड़े गए। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। संसद भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। लोकसभा संसद का निचला सदन है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया थे। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इस टॉपिक से सुपरफास्ट रिवीजन, जो प्रश्न इस सुपरफास्ट रिवीजन में दिए हैं वो अनेकों बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे हमारे संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान का निर्माण हुआ कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रस्तावना संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 31A शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपतिकाल। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत के इतिहास की क्लास में भाग 12 में पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का सामान्य परिचय। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तरी से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्वी से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के निकट से गुजरती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की समुद्री तटरेखा लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है। हिमालय पर्वत। हिमालय विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला है। हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है।
हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। महान हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री सबसे ऊंची श्रेणी है। मध्य हिमालय को हिमाचल कहा जाता है। शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिणी श्रेणी में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी में K2 स्थित है। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। भारत की नदियाँ। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा का उद्गम स्थल गौमुख कहलाता है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज से है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर क्षेत्र में है। सतलज सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज पंजाब की 5 नदियाँ हैं और इन 5 नदियों से पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहती है। गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वरम से निकलती है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। भारत की मिट्टियाँ। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। लाल मिट्टी में लौह तत्व अधिक होता है। लेटेराइट मिट्टी चाय एवं कॉफी के लिए उपयुक्त है। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी हिमालयी क्षेत्रों में मिलती है। भारत की कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है। खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है। धान खरीफ फसल है। मक्का खरीफ फसल है। बाजरा खरीफ फसल है। रबी फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है। गेहूँ, जौ, चना रबी की फसल है। जायद फसलें गर्मी में उगाई जाती है। तरबूज जायद फसल है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित हुआ। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कांजीरंगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शहरों के लिए प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इम्पोर्टेंट। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। 73। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया। 92। सुपरफास्ट रिवीजन इस टॉपिक से। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। सबसे लंबी नदी भारत की गंगा है। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। एशियाई शहरों के लिए प्रसिद्ध उद्यान गिर है। एक सींग वाला गेंडा कांजीरंगा में पाया जाता है। इस प्रकार भारतीय
इतिहास का एक ही क्लास में सुपरफास्ट रिवीजन संपन्न हुआ। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस एक क्लास से किसी भी एग्ज़ाम में भारतीय इतिहास के 80% प्रश्न सही होने के चांस बन जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखना। बहुत सारे ऐसे फैक्ट दिए गए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाते हैं। मैं तो यूँ कहता हूँ कि सभी एग्ज़ामों में अवश्य रूप से पूछे जाते हैं।